नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों का समापन के बाद सीएम आवास पहुंचा शुभंकर मौली। सीएम ने किया स्वागत, कहा मौली की सक्रियता ने जीता सबका दिल। स्वतंत्रता सेनानी कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे की जयंती, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया नमन, कहा उनका संघर्षशील जीवन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। प्रदेश में नहीं थम रहा स्मार्ट मीटर को लेकर चल रहा बवाल। ऊर्जा आर सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने दी सफाई, कहा यह योजना केंद्र की तरफ से सभी राज्यों के लिए। उत्तराखंड के कई जिलों में बदला मौसम का मिजाज, फिर लौटी ठंड। कई इलाकों में हल्की बारिश। केदार घाटी के हिमालयी क्षेत्रों में शुरू हुई बर्फबारी। और प्रदेश सरकार आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा को दे रही बढ़ावा। शीतकाल में पहली बार हेली सेवा की जाएगी संचालित। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हो गया है, जिसके बाद मुख्य केंद्र रहा शुभंकर मौली सीएम आवास पहुंचा। सीएम ने सीएम आवास में मौली का स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि राष्ट्रीय खेल के दौरान मौली की सक्रियता ने सबका दिल जीतने का काम किया। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल की विशिष्टता से देश भर के लोग परिचित हुए। उत्तराखंड के प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने प्रेस वार्ता करते हुए विधानसभा के बजट सत्र से पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा प्रदेश की जीएसपी ग्रोथ अच्छी हुई है। इसके साथ ही प्रदेश के विकास दर 2024 में और 25 में 6.61% संभावित है। उन्होंने ये भी बताया कि सकल घरेलू उत्पाद 3,32,000 करोड़ का था, जो कि अब 3,78,000 करोड़ संभावित है। तो वहीं प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने प्रेस वार्ता के दौरान ये भी बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 2,46,000 रुपए थी। 2024-25 में 2,74,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय पहुंच चुकी है। प्रदेश की रोजगार दर 2024 में 58.1% और 2022 की तुलना में 9 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिला है। स्टेट का ये 23-24 में हमारा 3,32,000 करोड़ 3,32,000 करोड़ का, ये अब इस साल में जो अनुमानित है वो 3,78,000 करोड़। उत्तराखंड में लग रहे विद्युत विभाग के स्मार्ट मीटर को लेकर चल रहा बवाल थम नहीं रहा है, जिसे लेकर ऊर्जा आर सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने सफाई देते हुए कहा ये योजना केंद्र सरकार की ओर से राज्यों के लिए दी गई है। उन्होंने कहा स्मार्ट मीटर लगाने से राज्य में जो उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग को लेकर शिकायत थी वो समाप्त हो जाएगी। ऊर्जा सचिव ने कहा राज्य में स्मार्ट मीटर लगाने की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वीआईपी लोगों के घर पर भी स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। जब ट्रांसफार्मर मीटर में हमारी 3,349 लग चुके हैं, जो टोटल लगना है उसकी 5.65% है। फीडर में 2,370 लग चुके हैं, जो कि 91.08% है। तो हमने फीडर से स्टार्ट किया, फिर ट्रांसफार्मर पे गए, और उपभोक्ताओं में भी पहली चरण में हम लोग घरेलू के बजाय ज्यादा फोकस इंडस्ट्री कमर्शियल में कर रहे हैं, जिसमें कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा होता है। अगर आप देखेंगे यूपीसीएल में जो घरेलू उपभोक्ता जितने बिजली उपयोग कर रहे हैं ये केवल 30% है,
हमारे 70% जो है कमर्शियल और इंडस्ट्रियल, तो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल में 100% अगर हमने लगा दिया है, वही हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मंगलौर नगर पालिका परिषद के बोर्ड गठन होने के बाद दूसरी बैठक हुई, जिसमें सभी सभासदों की सहमति से 9 प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें प्रकाश व्यवस्था के साथ साथ सफाई व्यवस्था और सड़कों नालियों के प्रस्ताव भी पास किए गए। ये हमारी बोर्ड की सेकंड मीटिंग थी और इसमें सभी मेंबर, सभी कर्मचारी, हम लोग सभी उपस्थित रहे और जो भी मेंबरों ने जो भी प्रस्ताव दिए उनको सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। जो जनपदों की समस्या है, हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि वहाँ पे जैसे नाली की सफाई या नाली बननी या सड़क बननी, उसको बनवा के देंगे। क्षेत्र के दूरस्थ ग्राम दिया में कामन नदी के किनारे बना गौशाला अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और उत्तराखंड सरकार ने इसको अन्यत्र शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। दरअसल ग्राम सभा दिया में कामन नदी के किनारे बनाया गया गौशाला काफी चर्चाओं में रहा। इसका राजनीतिक दलों के द्वारा और ग्रामवासी के काफी विरोध करने के बावजूद भी उत्तराखंड सरकार ने इस गौशाला का निर्माण किया, जिस पर 7 और 8 जुलाई को आए आपदा में कई गौवंश मारे गए और कुछ सामाजिक संगठनों के द्वारा गौवंश को निकाला गया। गौशाला बन रही थी, ग्रामीणों के साथ मिलकर और इंडिविजुअल भी मैंने उसका बहुत विरोध किया। हमने कहा कि ये जमीन लो लैंड है, इसमें पानी भरता है और हर बरसात में यहाँ आपदा आती है, ये गौशाला सुरक्षित नहीं है। और सरकार ने ऐसे ही अधिकारियों के दम पर जबरन उसको जो है कि गौशाला को बनाया और गौशाला में करोड़ों रुपए की जो है धनराशि, सरकारी धनराशि को लगाया और बाढ़ आई, गौशाला भी बह गई और जानवर भी, कई जानवरों की भी मौत हो गई। तो उसका दोषी कौन है? उसका दोषी कौन है? वैसे ही आज फिर ग्रामीण इन्हें सूचना दे रहे हैं कि अगर आप 300 मीटर खोदेंगे, 10 फीट खोदेंगे तो गांव की जमीनें और धंस जाएंगी, गांव को और नुकसान होगा। लेकिन ये आज बना, हमने तो विधानसभा में भी सवाल उठाया, उससे पहले चुनाव प्रचार में भी कहा, उससे पहले जब एसडीएम को ज्ञापन भी दिया कि आप गौशाला बना रहे हैं, गलत जगह पे लो लैंड है, उन्होंने नहीं माना। तो मैंने तो विधानसभा में मांग करी कि लो लैंड को जिसने तय किया और गौशाला में जो पैसा लगा उसकी रिकवरी होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात हमने विधानसभा के सत्र में भी उठाई। गौशाला का जगह चिन्हित हुआ तो ग्रामीणों के द्वारा इसका विरोध किया गया और उस समय हमारे तहसीलदार जी थे यूसुफ अली जी, उनको हम मौके पे, इस समय बाढ़ आई थी तो यहाँ से कम जहाँ पानी चल रहा था वहाँ से कम 200 मीटर पे गौशाला बनना था आगे को, उनको हम मौके पे ले जाके भी दिखाया, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं मजबूर हूँ, प्रेशर सरकार का है, मैं मजबूर हूँ, ये जगह चिन्हित कर ली गई है। ग्रामीणों के द्वारा बहुत विरोध किया गया, विधायक जी के द्वारा किया गया, हमारे ग्रामीणों के द्वारा बहुत सारे न्यूज आपके मीडिया के लोग भी आए, यहाँ पे कई तरीके से विरोध किया गया, लेकिन सरकार ने जबरदस्ती बनाया गया। उस समय भी क्या लोगों को आश्वासन दिया गया कि हम 400 मीटर आगे पीछे का हम पिचिंग करा के देंगे, लेकिन आज तक वो 400 मीटर क्या, वो 10 मीटर भी पिचिंग नहीं हो पाई। और आप गौशाला देख सकते हैं कि एक बाड़ में गौशाला पूरा बह चुका है। उत्तराखंड के कई जिलों में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिस कारण ठंड ने एक बार फिर से दस्तक दी है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल का कहना है उत्तराखंड के कई पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। इसके साथ ही मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिश हो सकती है। 3200 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी संभव है। 16 फरवरी को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ ही बर्फबारी होने की संभावना है। 19 और 20 फरवरी को भी मौसम के प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। 15 फरवरी है, तो आज के दिन उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है। साथ ही जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थानों पे बहुत हल्की वर्षा मिल सकती है। इसमें जो 3200 या फिर 3300 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ कहीं कहीं बर्फबारी भी मिल सकती है। तो लाइट एक्टिविटी रहेगी उत्तराखंड में। आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा को बढ़ावा दे रही है। पिथौरागढ़ के आदि कैलाश और ओम पर्वत दर्शन के लिए शीतकाल में पहली बार हेली सेवा संचालित की जाएगी। रुद्राक्ष एविएशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से नवंबर महीने में MI-17 हेलीकॉप्टर से सेवा शुरू की जाएगी। बीते दिनों उत्तराखंड कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने बताया, अब प्रदेश सरकार ने शीतकाल में
आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन के लिए हेली सेवा को मंजूरी दी है। इससे उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ साथ स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। आपको बता दें, साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा की थी। इसके बाद से इस यात्रा को पहचान मिली। देखिए, आदि कैलाश ओम पर्वत इसके संदर्भ में पिछले यात्रा तो पहले से भी चलती आई है, लेकिन इसको एक हाई एंड का प्रोडक्ट बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले साल से हमने इसको एरियल सर्विस भी इसमें शुरू कराई है। अगर हम आंकड़ों की तरफ देखें तो 2022 के बाद आदि कैलाश ओम पर्वत की जो यात्रा है, आदि कैलाश यात्रा जिसे कहा जाता है, इसमें ऑलमोस्ट बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन विगत साल में ये बढ़ोतरी 3 गुना देखी गई है। तो एरियल के माध्यम से, एरियल दर्शन के माध्यम से, और पिछले नवंबर दिसंबर में हमने कैलाश के दर्शन फ्रॉम इंडियन सॉइल ये भी हमने कराया था, तो इसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और उसी के मद्देनज़र जो अभी कल की कैबिनेट में जो निर्णय हुआ है कि हमने MI-18 के माध्यम से एरियल दर्शन की हमने सुविधा शुरू की है, जिसमें 26,000 रुपीज़ का एक काइंड ऑफ केदार घाटी के हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई है और निचले भूभाग में हल्की बूंदाबांदी शुरू होने से तापमान में गिरावट महसूस होने लगी। निचले भूभाग में हल्की बारिश होने से काश्तकारों के चेहरे पर रौनक लौटने लगी। आने वाले कुछ घंटों में यदि मौसम का मिजाज इसी तरह रहा तो केदारनाथ, मदमहेश्वर, तुंगनाथ धामों सहित ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का आगाज हो सकता है। तुंगनाथ घाटी में यदि मौसम के अनुकूल बर्फबारी होती है तो स्थानीय पर्यटन व्यवसाय में भारी इजाफा संभव है। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली और पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश बर्फबारी शुरू हुई। फिलहाल चक्राता के बुधेर, लोखंडी, खंडम्बा में हल्की बर्फबारी हुई। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक 20 फरवरी तक प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में हल्की बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। काफी समय से बर्फबारी यहाँ पर लोखंडी में नहीं हो रही थी। बीच में भी जनवरी के महीने में भी बारिशें चली, जो कि उम्मीदें नहीं थी कि इस बर्फबारी हो जाए, क्योंकि मौसम बहुत गर्म हो गया था, धूल इतनी ज्यादा हो गई थी और गर्मी दिन में इतनी ज्यादा हो गई थी, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई थी। लेकिन आज अचानक ही मौसम बदला और जो है बारिश भी नहीं हुई, डायरेक्ट बर्फबारी शुरू हो गई। बाकी काफी अच्छी बर्फबारी हो रही है, बहुत अच्छी, और मजा आ गया है। और क्योंकि टूरिस्ट वगैरह भी सब लोग का यही कहना था कि बर्फबारी कब होगी कब होगी, तो हम उनको भी हम ये संदेश देना चाहते हैं कि लोखंडी पे चक्राता में बर्फबारी शुरू हो गई है और आप लोग आइए, बर्फ का मजा लीजिए। और जो है अपना खेती के लिए भी बहुत जरूरी है बर्फ, बारिश, जो कि नहीं हो रहा था काफी समय से, सब सूखा पड़ा था, बाग बगीचे, खेती, फसलें सब कुछ, तो इसके लिए भी थोड़ा सा सहारा है। अभी देखते हैं 2-3 दिन बाद दोबारा प्रेडिक्शन दे रखी है स्नोफॉल की, तो और अच्छी हो, हमें ये उम्मीद है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महान स्वतंत्रता सेनानी कुली बेगार आंदोलन के सूत्रधार कुमाऊं के श्री बद्रीदत्त पांडे की जयंती पर नमन किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर श्रद्धांजलि दी और कहा, बद्रीदत्त पांडे का संघर्षशील जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उत्तराखंड में यूसीसी को कई अन्य याचिकाओं के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने
इन सभी याचिकाओं को 2 दिन पहले दायर हुई याचिकाओं के साथ संबद्ध करते हुए सभी याचिकाओं को एक साथ 6 हफ्ते बाद की तिथि सुनवाई करने के लिए नियत की। कोर्ट ने इन याचिकाओं की सुनवाई की तिथि 1 अप्रैल निर्धारित कर दी है। यूसीसी के कुछ प्रावधानों को लेकर अधिवक्ता आरुषि गुप्ता ने हाई कोर्ट में याचिका के जरिए चुनौती दी है। देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल ने बालिकाओं की शैक्षणिक भविष्य संवारने के लिए जनपद में नंदा सुनंदा योजना शुरू की, जिसके तहत बालिकाओं के चयन के लिए बहुविषयक समिति बनाई है, जिससे चयन निष्पक्ष, पारदर्शी और वास्तविक हो। इस योजना के लिए 30 बालिकाओं को चिन्हित किया गया, जिनमें 6 बालिकाओं की अभिलेख की औपचारिकता पूरी की गई, जिन्हें डीएम जल्दी ही चेक वितरित करेंगे। उत्तराखंड में इस साल 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा के सफल संचालन के लिए तैयारी भी अभी से शुरू की गई। इस बार यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए कई अहम सुविधा देने की तैयारी है। खासकर यात्रियों को आने जाने में दिक्कत ना हो, इसके लिए केदारनाथ धाम की तर्ज पर यमुनोत्री धाम में भी हेली सेवा शुरू करने पर विचार चल रहा है। इसके लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। उत्तराखंड में प्रदेश सरकार और शासन प्रशासन ने इस बार चारधाम यात्रा की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। जल्दी ही केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथियां भी घोषित हो जाएंगी। अभी तक बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय हुई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट आगामी 4 मई को सुबह 6 बजे विधिवत पूजा अर्चना के साथ आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोले जाएंगे। चारधाम यात्रा को लेकर अब पर्यटन विभाग ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। चारधाम यात्रा की शुरुआत जल्द होने जा रही है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार के साथ विभागीय स्तर पर भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं, ताकि इस वर्ष चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर पर्यटन सचिव सचिन कोरवे का कहना है कि चारधाम यात्रा के तहत जो भी काम विभिन्न विभागों द्वारा किए जाते हैं, उनकी तैयारी विभागीय स्तर पर शुरू हो गई है और जहां पर ट्रैक रूट खोलने की जरूरत है, उसके लिए 15 मार्च से टीम मोबिलाइजेशन शुरू कर देगी। साथ ही विभागीय स्तर पर बैठकें भी शुरू हो गई हैं। और जो हमारे चैत्र नवरात्र है, उसके प्रथमा और तृतीया को हमारी गंगोत्री और यमुनोत्री के जो धाम हैं, उनके कपाट खुलने की तिथि आ जाएगी। उसके मद्देनज़र जो विभिन्न विभागों द्वारा जो काम किए जाते हैं एसओपी के माध्यम अंतर्गत, वो काम ऑलमोस्ट विभागीय स्तर पे शुरू हो गए हैं। और जहाँ तक ट्रैक रूट्स खोलने का सवाल है, विशेषकर केदारनाथ वगैरह या बद्रीनाथ का भी जो रास्ता है, तो उस संदर्भ में 15 मार्च से टीम मोबिलाइजेशन शुरू हो जाएगा। और जो प्रिलिमिनरी लेवल पे जो तैयारी के लिए जो बैठकें वगैरह है, वो विभागीय स्तर पे शुरू हो गई है। उत्तराखंड में होने वाली चारधाम यात्रा में पिछले वर्ष श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और भीड़ प्रबंधन में आई चुनौतियों को देखते हुए इस बार यात्रा से करीब 2 महीने पहले ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करने का फैसला किया है, जिसको लेकर पर्यटन सचिव का कहना है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था वर्ष 2022 से शुरू हुई है। इसके अलावा यात्री व्हाट्सएप मैसेज या ऑन कॉल के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सुविधा अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए भी उपलब्ध करवा दी गई है, लेकिन कभी कभी यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के भी आ जाते हैं और जिन्हें टूर ऑपरेटर्स के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है, जिस कारण क्राउड मैनेजमेंट को लेकर स्थिति विकट हो जाती है। इसके मद्देनजर अब आने वाली उच्च स्तरीय बैठक में इन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था 2022 से शुरू हुई है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम के अलावा व्हाट्सएप बेस्ड रजिस्ट्रेशन हो या ऑन कॉल करके भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इतनी सुविधाएं हमने इतर राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए भी उपलब्ध करा दी गई है। कुछ समय पे कुछ यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के आ जाते हैं और उसमें कभी कभी हमको ये भी पाया जाता है कि कुछ टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट्स के द्वारा भी उसको प्रोत्साहित किया जाता है। उस कारण कभी कभी क्राउड मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्थिति थोड़ी विकट हो जाती है।
तो उसी के मद्देनज़र अभी आने वाली बैठक जो होने वाली है उच्च स्तरीय, उसमें इन बिंदुओं पे हम सकारात्मक निर्णय ले लेंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार शीतकालीन चारधाम यात्रा को बढ़ावा दे रही है। दिसंबर माह में शुरू हुई यात्रा में अब तक हजारों तीर्थयात्री चारों धामों के प्रवास स्थल पर पहुंच रहे हैं। प्रदेश सरकार चाहती है कि चारधाम यात्रा राज्य में 12 महीने संचालित हो और यहाँ के स्थानीय लोगों की आजीविका बढ़े। शीतकालीन यात्रा को लेकर पर्यटन सचिव का कहना है कि उत्तराखंड में ज्यादा बर्फबारी और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार यहाँ टूरिज्म 6 महीने का ही माना जाता है, लेकिन शीतकाल यात्रा के दौरान चारधाम के लिए समयावधि बढ़ेगी। साथ ही साथ यहाँ के स्थानीय निवासियों को आजीविका भी सकारात्मक रूप से मिलेगी। वहीं इस बार की यात्रा ने लोगों को काफी प्रभावित किया है, जो आने वाले वर्षों में और बढ़ेगी। विंटर टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से शीतकालीन यात्रा का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब तक उत्तराखंड का टूरिज्म का जो प्रोफाइल है उसमें हमेशा उत्तराखंड का जो टूरिज्म है ये केवल 6 महीने का टूरिज्म माना जाता था, बिकॉज ऑफ सो कॉल्ड हार्श वेदर है या स्नोफॉल के कारण है, यहाँ की जियोग्राफिकल जो सिचुएशन उसके कारण। लेकिन शीतकालीन धाम जो यात्रा है उसके कारण ये सीज़न थोड़ा उसका पीरियड अवधि बढ़ेगा और उसके कारण यहाँ के जो लोग हैं, अब जो विभिन्न व्यवसायों से जुड़े हैं यात्रा के, उनके आजीविका पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। इस बार जो कंसंट्रेटेड एफर्ट्स हुए हैं उसके कारण शीतकालीन जो यात्रा है एज ए टूरिज्म प्रोडक्ट के रूप में, एज ए पिलग्रिमेज रिलीजियस टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अट्रैक्ट किया है लोगों को। उत्तराखंड में होने वाली चारधाम यात्रा में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिस कारण उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन को रीढ़ की हड्डी माना जाता है। जहां सरकार इसे 12 महीने संचालित करना चाहती है, तो मुख्य रूप से 6 महीने चलने वाली यात्रा होती है। उसमें प्रदेश सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सरकार भी चारों धामों के कपाट खोलने से पहले ही अपनी तैयारियां शुरू कर देती है, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। एक बार फिर बैठकों के दौर शुरू हो गए हैं, ताकि ये यात्रा सुगम, सुव्यवस्थित और सुरक्षित हो। लेकिन यात्रा के शुरुआती दौर में कुछ और ही देखने को मिलता है। ऐसे में सवाल ये है कि चारधाम यात्रा में होने वाली बैठकों का क्रियान्वयन धरातल पर कितने प्रभावी रूप से उतर पाता है। देहरादून से संवाददाता हिमांशु बरमोला की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।